जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज सर टाइम प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि एडुटेरिया के वॉल्यूम 1 का मैं सीरीज चलाऊंगा। सीरीज कहने का मतलब कि इसके हर एक सेट का मैं डिस्कशन दूंगा और यहाँ पर मैंने वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 1 का मैंने डिस्कशन भी दिया। आप लोगों ने उस सेट को बनाया भी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाला गया था, उससे आपने क्वेश्चन को बनाया और फिर उसका सोल्यूशन भी देखा, जहाँ था उसके सोल्यूशन को देखा और फिर अपने कॉपी में नोट डाउन भी किया। ये बहुत अच्छी बात है। अब चलिए हम लोग एडुटेरिया के वॉल्यूम नंबर 1 के सेट नंबर 2 को डिस्कशन करने जा रहे हैं और सेट नंबर 2 का भी डिस्कशन उसी तरह से उसी अंदाज में किया जाए और जहाँ पर भी डाउट होगा उस डाउट को क्लियर किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर जो भी आपको लगे, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप इस पर अच्छा कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और दोस्तों को बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब रेगुलर आपको वीडियो आएगा। दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्त? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक से क्वेश्चन है, यूनिट प्लेस से क्वेश्चन है और जब भी यूनिट प्लेस से क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले आप इसके इकाई अंक को ही पकड़िएगा। और तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 6, यहाँ पे क्या है? 8, यहाँ पे क्या है? 9 और यहाँ पे क्या है? 2 और सब मल्टीप्लाई में। तो इकाई अंक का मान निकालना है तो 6 को 8 में गुना कीजिएगा। 6 8 48। अब 48 आपको याद नहीं रखना है, इकाई अंक से मतलब है बस इसके इकाई अंक को पकड़िए। 8, 6 8 48, इकाई अंक क्या? 8, 8 9 72, 72। तो इसका इकाई अंक क्या? 2 और 2 दूनी का 4, यानी आपका इकाई अंक का मान आएगा कितना? 4। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी। एडुटेरिया के वॉल्यूम 1 की सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर जाएगा आपका 4। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, आइए देखा जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सब लोग आया होगा। 4000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4000 में से, तो जब भी आपको बोलेगा कि 4000 कोई भी संख्या बोलेगा और इसमें से कौन सी छोटी संख्या ज्ञात घटाई जाए कि बची हुई संख्या 19 से विभाज्य हो जाए। जब 19 से डिविजिबल की बात करेगा, विभाज्य की बात करेगा, तो सबसे पहले आप इसमें 19 से भागा दोगे। अगर 15 से विभाज्य की बात बोलेगा तो 15 से भाग लगना चाहिए, 15 से भाग दीजिएगा। तो यहाँ पर 19 से जब भाग दीजिएगा दोस्त तो 19 दूनी का 38, ये आपका 38 और यहाँ पे 2 शेष बचेगा। इसके बाद ऊपर से उतरेगा 0, 19 एकम 19 और यहाँ पे फिर 1 शेष बचेगा, ऊपर से उतरेगा 0, यानी अब ये 10 19 से भाग नहीं लगेगा। अगर ये 10 नहीं होता तो ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल होता? 19 से विभाज्य होता। यानी 4000 में से आप 10 घटाइएगा, यानी वह घटाई जाने वाली संख्या, छोटी संख्या जो घटाई जाएगी वह कौन सी है? 10। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। यदि a बराबर में 1.9, स्मॉल a का वैल्यू दिया है 1.9, b का वैल्यू दिया है 2.1 और आपसे बोला है a² + 2ab अब प्लस b² का मान क्या होगा। एडुटेरिया के जो भी ऑथर हैं, जो भी आपके मेन हैं प्रवीण सर, उनको मैं थैंक्स बोलूँगा कि उनके सेट से दरोगा के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा था और इस बार भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि बीएसएससी में भी उनकी सेट से, उनके वॉल्यूम से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा। आइए देखा जाए। यहाँ पर a² + 2ab अब प्लस b², इसमें वैल्यू को पुट करना है। लड़का बोलेगा सर वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। नहीं दोस्त, अगर वैल्यू को पुट कीजिएगा तो ये लेंदी जाएगा। आप इसके बदले में बोलिएगा कि यह सब फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर यदि a + b का होल स्क्वायर होता है तो आप a का मान इसमें पुट कीजिए। a का मान 1.9 अब प्लस b का मान 2.1, अब इसको जोड़िएगा तो 1.9 में जब 1 जुड़ेगा, 0.1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। 2 और 2 कितना है? 4 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्त? 16, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अब समय नहीं है दोस्त, 45 दिन अभी हम एक आपको सेट करवाएंगे। 10 सेट के बाद, 10 दिन के बाद आपको हम पर डे 2-2 सेट करवाएंगे और प्लेटफॉर्म का भी सेट चलाएंगे दोस्त। आपको टेंशन लेने की बात नहीं, बस जितना अभी चल रहा है उसको स्मूथली चलने दीजिए। आप जीके जीएस पर मेहनत कीजिए क्योंकि जीके जीएस और रीजनिंग का भी बहुत बड़ा योगदान होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये के नोट है, यानी 5 रुपये के हैं, 5 रुपये के, आपको 10 रुपये के और उसके बाद 20 रुपये के नोट हैं। ठीक है भाई, नोटों के रूप में कुल धनराशि, टोटल धनराशि 1575 रुपये, टोटल राशि आपको 1575 रुपया है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, समान का मतलब इक्वल है, यानी जितनी नोटों की संख्या 5 रुपये का होगा उतना ही 10 का होगा, उतना ही 20 का होगा। तो मुझे नहीं पता है, मैंने मान लिया कितने का है, कितना नोट है 5 रुपये का, 100, 10 रुपये का भी 100, 20 रुपये का भी 100, प्रत्येक की संख्या आपका समान था। तो बताइए 5 रुपये का अगर 1 गो नोट होता तो 5 गुने 1 होता, 2 गो नोट होता तो 5 गुने 2 होता, लेकिन 1 गो नोट है तो 5 रुपया प्लस 10 और 1 कितना, 10 रुपया और 20 गुने 1 कितना, 20 रुपया। तो टोटल नोट कितना, टोटल आपका मूल्य कितना होगा, 20 और 10 30 और 5 कितना, 35 एक्स और टोटल धनराशि आपका कितना है 1575। तो यहाँ पर 1575 आएगा दोस्त, 1575। और ध्यान दीजिएगा 1575 जो आया ये कटेगा 35 से। सबसे पहले अगर दिक्कत है तो 5 से कटा लो, 5 7 35 और ये 5 3 15, 5 1 5 और 5 5 25, फिर ये 7 से कटाइए, ये 7 चौक 28, 7 5 35, यानी x का मान आया 45। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, उसके पास कुल कितने नोट हैं, कुल नोटों की संख्या पूछा है। और आप बताइए कुल नोटों की संख्या पूछा है तो 5 रुपये के 1 गो, 10 रुपये का 1 गो और 20 रुपये का 1 गो, टोटल नोटों की संख्या कितना 3x और यहाँ पर 3x होना चाहिए था और x का मान कितना 45। तो 3 गुने 45 कोई बताएगा दोस्त, 45 3 गुने 45 135 आएगा, 135। इसको मल्टीप्लाई करते तो ऑप्शन नंबर कौन से रहेगा, सी जाएगा दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोग बना सकते थे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का आया भी होगा। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आइए देखिएगा। सबसे पहले इसमें जो छोटा सा एक कंसेप्ट होता है उसको मैं दिखा रहा हूं। जब भी आपको कुछ ऐसे रहे 0.04 रहे और इसको आपको सॉल्व करना रहे 0.04 और बटे में 0.02 रहे, ये अलग बात है कि कटेगा और कटने के लिए आपको डेसिमल से डेसिमल, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल है, कटा दीजिए। लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो आपको पता है नीचे क्या आएगा 1, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो कितना 2 अंक के बाद डेसिमल है तो आपने 2 जीरो डाला। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी, इसको बोलने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर 1 लिखिएगा और 2 अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 0 के पावर में यानी 10 लिखने के बाद इसके पावर में क्या जाएगा 2। यहाँ पर डेसिमल हटेगा तो ऊपर में क्या जाएगा 1 और 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 0 के पावर में कितना 2। अगर ये आपका अगर ऐसे रहेगा 0.0009 रहेगा और इसको सॉल्व करना होगा, ये बटा में कुछ भी रहेगा तो इसको सॉल्व करना होगा तो डेसिमल हटेगा तो क्या आएगा 1 आएगा। और ये 1 2 3 4 है तो 10 के पावर में कितना 4 जाएगा। यानी आपने यहाँ पे समझ गया कि इसमें करना क्या है। यहाँ पर देखिए सब स्क्वायर रूट में है, यहाँ पे 3 अंक के बाद डेसिमल है तो आप इसको लिखिए 9 गुने 36, पहले संख्या को लिख दिए 16 गुने 8 डिवाइडेड बाई नीचे वाले के भी संख्या को लिख दिए 2 8 2। अब इसमें क्या कीजिएगा, नीचे आपको लिखना है, ऊपर वाला डेसिमल हटाना है। आओ तो यहाँ पे 3 अंक के बाद डेसिमल, यहाँ पे 3 6 3 9 9 2 11, यानी 10 के पावर में कितना जाएगा 11 जाएगा। अब नीचे वाले डेसिमल को गिन लीजिए, यहाँ पे 4 और 4 8 8 3 11। यहाँ पे अगर नीचे वाले का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 10 लिखेंगे, 10 के पावर में कितना 11। और इसका क्या है स्क्वायर रूट, आप ऐसे कीजिएगा, यहाँ पर ये कटेगा, यहाँ पर ये कटेगा और ये कटेगा और इसके बाद कटना स्टार्ट होगा तो 8 से 8 कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 4 8। अब इसका वर्गमूल निकालना है, 9 का वर्गमूल आपको पता है, 9 का वर्गमूल 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा दोस्त 3,
उसके बाद 36 का वर्गमूल कितना है 6 और 4 का वर्गमूल कितना है 2 और इसको गुना कीजिएगा 6×3 18, 18 दूनी का 36। ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, बस 36 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, आइए देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइए सीखिएगा। राम की वर्तमान आयु, राम के बारे में बोला है कि जो राम की वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है, उसके पुत्र की, उसके पुत्र, पुत्र को मैंने सन लिखा, उसके पुत्र की आयु की, पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी है, यानी यह 1 होगा तो यह क्या होगा 3 गुना होगा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं, उसके पिता की आयु का 2/5 है तथा उसके पिता, तथा उसके पिता किसका आयु, राम का आयु, उसके पिता का, पिता के लिए मैंने फादर लिखा, तथा उसकी आयु, पिता की आयु का 2/5 है। 2/5 होने का मतलब कि पिता की आयु 5 है तो उसकी आयु कितना है 2 है, तो राम की आयु 2 है और पिता की आयु कितना है 5 है। अब देखिएगा दोस्त, यानी उसकी आयु, पिता की आयु का 2/5 है तो पिता की आयु 5 है, नीचे वाला पिता की आयु हो गया तो उसकी आयु कितना 2, और इसको सॉल्व करना आपको पता है, इसके आगे ये खाली जगह है, इसके पीछे ये खाली जगह है, तो 2 के आगे खाली है तो इसके आगे क्या होगा 2 लिखिएगा, और इसके पीछे खाली जगह है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 3, यहाँ पे 3 लिखिएगा दोस्त। अब देखिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15, ये 3 दूनी का 6 और ये 2 एकम 2, यानी इसके, यानी फादर का एज जो होगा कितना होगा 15, राम का एज कितना 6 और आपका उसके बेटे का एज कितना होगा 2 होगा। फिर बोला कि तीनों की औसत आयु, औसत आयु एवरेज एज, औसत आयु आपको 46 है, 46 वर्ष है, और आपको पता है कि तीनों का जब औसत आयु दिया है तो तीनों के आयु का योग, तीनों के एज का सम जो आएगा औसत गुने संख्या, तो औसत आपका 46 है तो 46 गुने 3 46 इंटू 3, आपका 3 छक 18 की 8, हाथ में लगा 1, 3 चौका 12 और 1 13, 138 आएगा। यानी तीनों के एज का जो सम आया वह 138 आया, क्योंकि आपको पता है कि सम इक्वल टू होता है दोस्त, सम इक्वल टू होता है एवरेज गुने आपको नंबर, और एवरेज आपको कितना था 46 था, और नंबर कितने लोग थे 3 लोग, तो 46 गुने 3 138 आया। लेकिन अब यदि इस तीनों के एज का सम आया, तीनों के एज का सम कितना आया 15 और 6 कितना 21, 21 और 2 कितना 23, यानी आपको आना चाहिए था 23 यूनिट, आना चाहिए था 23 यूनिट, और 23 यूनिट का मान, 23 यूनिट का मान किसके बराबर होगा 138 यूनिट के बराबर होगा, तो 1 यूनिट का मान आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 23 से कटेगा दोस्त, ये आपका 23 से कितने बार में कटेगा, ये आपको 6 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, 1 यूनिट का मान आएगा 6, 1 यूनिट का मान 6 आया। तो आपसे पूछा है उसके पिता की वर्तमान आयु, उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु के बीच में कितने का अंतर है। राम की वर्तमान आयु कितना है 6 है, और उसके पिता की वर्तमान आयु कितना है 15 है, इसके बीच का अंतर कितने का 9 का, 9 यूनिट का, और 1 यूनिट का मान 6 है, तो 9 यूनिट का मान 9 गुने 6, 9 6 का 54। अरे दोस्त इसके बीच का अंतर कितने का, इसके बीच का थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ये आपका 15 यूनिट है, यानी इसके पिता की आयु 15 यूनिट और इसके राम की आयु कितना है 6, इसके बीच का अंतर पूछा है, तो 15 और 6 का अंतर कितने यूनिट का 9 यूनिट का, और 1 यूनिट का आपने निकाला 6 वर्ष, 1 यूनिट का मान 6 वर्ष आया, तो 9 यूनिट का मान 9 6 का 54, 54 ईयर। आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा। अब चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि √3 के पावर में 5, √3 के पावर में 5 और 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 3 के पावर में n और इंटू इतना है, तो n का मान निकालना है। देखिए दोस्त आपको जब भी ऐसा दिया रहे, √3 के पावर में आपको 5 दिया है तो ये पावर 5 है
और ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको बोलते हैं बेस। इसके बेस के पावर में यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है, और इस होल के पावर में क्या है, 5। पावर पावर गुना होता है और पावर हमेशा ऊपर रहता है, और यहाँ पे जो रहता है ना वो उसके बेस में मतलब इस पावर के नीचे जाता है। इसका मतलब कि आप इस क्वेश्चन को लिख सकते थे, आप इस क्वेश्चन को लिख सकते थे ऐसे कि √3 के पावर में 5 को लिखने का तरीका 3 के पावर में 5 पावर ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 1 गुने 5 कितना, 5, और नीचे जाएगा यहाँ बकुली में। बकुली मतलब कहने का मतलब हम लोग आम भाषा में बकुली बोल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है और इसमें कितना है, 2 है, और यहाँ नीचे क्या जाएगा, 2 इंटू ये 9 है। सबका बेस हम 3 करने जा रहे हैं, तो 9 को लिखने का तरीका 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर, 9 को लिखने का तरीका 3 का स्क्वायर, और इसके पावर में 2 है, 9 को लिखने का तरीका है 3 का स्क्वायर, तो पावर आपस में गुना होगा, तो 3 के पावर में कितना, 4, 3 के पावर में कितना, 4, इक्वल टू 3 के पावर में n और इंटू 3 और √3 है, ये √3 है, तो आप बताइए 3 इंटू इसको लिखने का तरीका 3 के पावर में कितना, 1/2। आपको पता है कि a इंटू, ध्यान से देखिए, a के पावर में m इंटू a के पावर में n, जब बेस समान हो तो पावर आपस में जुड़ जाता है। जब बेस समान हो और उसके बीच में इंटू का रिलेशन हो, गुना का संबंध हो, तो ये पावर आपस में जुड़ेगा। तो जब पावर आपस में जुड़ेगा तो यहाँ पे देखिएगा ये 3 है और ये भी 3 है, तो पावर जुड़ेगा, तो 5/2 आप +4 जोड़ेंगे तो 2 चौका 8, 8 5 कितना, 13। यानी ये आपका डायरेक्ट आप इसको कर सकते थे कि 2 चौका 8, 8 5 कितना, 13, यानी 3 के पावर में 13/2 इक्वल टू 3 के पावर में n इंटू यहाँ पर इसके पावर में कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है, और यहाँ पर 1 है, तो आप बताइए 2 एकम 2 आप +1 3/2, यानी 3 के पावर में 3 में कितना, 2। ये आपको पता है कि ये नीचे आएगा तो भाग होगा, डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 3 के पावर में 13/2 और नीचे आपका 3 के पावर में 3/2 और इक्वल टू 3 के पावर में क्या, n। अब बेस सेम हो और ये बट्टा के रूप में रहे तो ये पावर घट जाएगा, तो 13 में से 3 जाएगा कितना, 10, और 10/2। देखिए दोस्त, 13/2 में से 3/2 घटेगा, तो यहाँ पे 2 और 2 समान है, तो 13 में से 3 जाएगा कितना, 10, 10 में 2 से भागा देंगे कितना, 5, यानी 3 के पावर में 5 इक्वल टू 3 के पावर में n, और ये 3 से 3 बेस से बेस घटेगा, n का मान आएगा n इक्वल टू कितना, 5। आप सभी का आंसर 5 आया होगा दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिएगा, किसी परीक्षा में A तथा B, किसी परीक्षा में A तथा B क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, अधिकतम अंकों का, किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक उसका फुल मार्क्स होता है, और फुल मार्क्स अपने आप में 100% होता है। तो किसी परीक्षा में बोला है A और B अधिकतम अंकों का 60% और 30% प्राप्त करता है, यदि कहने का मतलब है A कितना परसेंट प्राप्त करता होगा, 60%, और B कितना परसेंट प्राप्त करता होगा, 30%। अधिकतम अंकों का बोला है, अधिकतम अंक अपने आप में 100% होता है, और उसका 60% A ने प्राप्त किया और B ने 30% प्राप्त किया। लेकिन क्वेश्चन में दिया है इनके प्राप्तांकों का योग, इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। प्राप्तांकों का मतलब इन्होंने जो अंक पाया, टोटल कितना अंक पाया, 90%, और ये किसके बराबर है, 783। टोटल आपको 783 अंक है, यानी से 783 अंक है। यानी आप बताओ 1% का मान निकालिएगा यहाँ से, तो ये कटेगा आप 783 आप बटे में 90, आप यहाँ से कटेगा 9 से, 9 दहाँ का 90, 9 8 72, 9 8 72, और कितना 6 बचेगा, 9 7 63, फिर आप इसको कटाइएगा, ये आपका 87/10 आया, यानी 87 बटे में आपका 10 आया। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। कोई भी परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में 100% और 1% का वैल्यू 87/10 आया, तो आप बताइए कोई टोटल आपको परीक्षा का पूर्णांक पूछा था, 100% का मान पूछा था, यानी 100% का मान, 1% का मान जब 87/10 है तो 100% का मान 100 गुने 87/10, ये 0 से 0 कटेगा, 10 गुने 87 870 आएगा, 870। ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आप सबसे पहले 1% का मान निकाले, 1% का मान आया 87/10, और इससे आपने क्या निकाल लिया, 100% का मान निकाल लिया। आपने 100% का मान कितना होगा, 100% का मान होगा 100 गुने 87/10,
इस मौसम में थोड़ा सा कीड़े मकोड़े ज़्यादा परेशान करते हैं। अब बार बार देख रहे हैं ना, कीड़ा मकोड़ा के वजह से बीच बीच में ये दागी हो जा रहा है। कोई बात नहीं दोस्त, आप इसके सॉल्यूशन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, या किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% के हानि पर बेचा, 25% के हानि पर बेचा, 25% के लॉस पर बेचा और 6750 रुपए में बेचा। तो सोचिए 25% के हानि पर बेचेगा तो किसी भी वस्तु का सीपी अपने आप में 100% होता है, और जब 25% का लॉस में बेचेगा तो आप बताइए कितने परसेंट पर बेचेगा? 75% पर बेचेगा। 25% के हानि पर बेचा है, यदि वो 75% पर बेचा है दोस्त, 75% पर बेचा है, लेकिन वह बेचा है कितने रुपए में? 6750 रुपया में। यहां से सबसे पहले 1% का मान निकालिए, तो 6750 यानी 6750 बटे में 75, यहाँ पे कटाइएगा 25 से, 25 दिया 75, और ये 25 से कटाइएगा 25 दूनी का 50, कितना बचेगा? से 17, और पीछे से एक कितना? 5, यानी 175, 25 का 150 और 25 साथ 175 यानी 7 और 0। अब 3 से कटाइएगा, 3 27 यानी 90 आएगा, यानी 1% का मान आया दोस्त 90। 1% का मान 90 क्या? रुपया, ये रुपया में था। 1% का मान जब 90 रुपया आया तो आपसे पूछा है कि 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? 15% लाभ पर, यानी आप बताओ कितने परसेंट पर बेचेगा? आप 115%। लाभ पर बेचेगा तो 100 से ज़्यादा बेचेगा, और हानि पर बेचेगा तो 100 से कम में बेचेगा। तो 1% का मान 90 रुपया है, तो 115% का मान 115 गुने 90। सबसे पहले 115 से 115 में 9 से गुना करेंगे, 9 5 45 की 5, हाथ में लगा 4, 9 एकम 9 और 4 कितना? 13, 1 9 एकम 9 और क्या? 10, और फिर एक 0 बचेगा, यहाँ पे 0 1 लगेगा, यानी 10,350। 10,350 ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्त, यहाँ पर भी आपको सावधानी बरतना है। 10,350 आया, लड़का अगर जल्दीबाजी में होगा तो 10,530 ही मार देगा। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? नेक्स्ट क्या है? ये बार बार कट जा रहा है यार। क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, 10 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अच्छा, ये अनुपात और समानुपात वाला क्वेश्चन है। आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 18-24 का 18-24 दो संख्या देकर, दो नंबर देकर और तृतीय अनुपात पूछा है। तो आपको पता है कि अनुपात, ये अनुपात होगा, यहाँ पे आपको समानुपात होगा, ये आपको ऐसे होते हैं। आपको तृतीय अनुपात पूछेगा और दो संख्या दिया है, तो दो संख्याओं में जब तृतीय अनुपात पूछेगा तो यहाँ पे आपने 18 रखा, और जब दुई को संख्या देकर आपको इसको भरना था और तृतीय अनुपात पूछा उसको x मानना है, तो यहाँ पर अगर आप 24 लिखते हैं तो ये दो जगह खाली हो जाएगा। और आपको पता है कि कभी भी अगर इक्वल होने की बात होगा तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 24, और तब जाके तृतीय अनुपात कितना होगा x। अब इसको लिखिएगा, आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 18 गुने x इक्वल टू 24 इंटू 24। यहाँ से कटेगा 6 3 18, यह से कटेगा 6 4 24, और इसके बाद 3 से भी कटेगा, 3 8 24, यानी यहाँ से x का मान आएगा 32। ऑप्शन नंबर जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए दोस्त, ये a अनुपात b अनुपात समानुपात c अनुपात आपका ये x, तीसरा अनुपात आपका x होता है, तो ये यहाँ पे आएगा b इंटू सी, यानी x इक्वल टू b इंटू सी और डिवाइडेड बाई क्या a, b इंटू सी और डिवाइडेड बाई क्या a। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 है,
20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को, 1/3 भाग का मतलब आप लोग समझिएगा, टोटल कार्य कितना होगा 3, उसमें से कितना भाग, एक भाग को 20 दिनों में करते हैं, 20 दिनों में समाप्त करते हैं, 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग पूरा करने में 25 दिन लगे। आपको पता है MDH बाई वाउ वाउ, यानी MDH बाई वाउ वाउ कहने का मतलब कि मैन मतलब कितना आदमी है दोस्त, 20 आदमी। कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। M इंटू D बटे में कितना काम किया, 1/3 काम करता है, इसका मतलब कितना काम किया, 1 काम किया। ये कार्य बराबर होंगे और कितना व्यक्ति लगाए जाए, पहले से 20 व्यक्ति कार्य कर रहा था, मैंने और X आदमी को लगाया, और ये कार्य कितने दिनों में पूरे होने हैं, 25 दिनों में पूरे होने हैं। तो गुने क्या, 25, और ये आदमी कितना काम करेंगे, शेष काम, यानी टोटल काम 3 था, इसमें से यह किया 1 काम, तो 3 में से 1 काम यह किया, तो कितना काम बचा, 2। यानी नीचे आपका वर्क होता है जिसके द्वारा करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 25 से 5 25, और ये 5 का 20, ये 5 से फिर कटेगा, 5 का 20, 4 का क्या 16, और 16 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का 16 और दुनी का क्या 32, यानी 32 इक्वल टू 20 प्लस x, यानी आप बताइए दोस्त x का मान यहाँ से 32 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 12, यानी x का मान आएगा 12। यानी कितने आदमी और लगाए जाने चाहिए थे, 12। अगर ये पूछ देगा कि टोटल कितने आदमी काम करेंगे, टोटल कितने आदमी काम करेंगे, तो 20 आदमी में 12 आदमी जोड़ेंगे, कितना आदमी, 32 आदमी। तो अगर टोटल पूछेगा तो 32, और कितने और लगाए गए तो 12। ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्त। एकदम रेगुलरिटी सबसे बड़ा, किसी भी चीज में अगर सक्सेस होना है तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आपको BSSC में जाना है, बिहार सचिवालय में जाना है, तो आप रेगुलर पर डे आपको कम से कम 2 सेट बनाना पड़ेगा। अभी GK GS के आप 2 सेट बनाइए, रीजनिंग के आप 2 सेट बनाइए, और इसके अलावा जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन कीजिए, वही आपको बेस्ट कराएगा दोस्त। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 12 क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखिए दोस्त, अब 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में A जो है B से 2 घंटे अधिक समय लेता है। B से 2 घंटे अधिक समय लेता है। कौन, A अपनी चाल दुगनी कर दे। अच्छा, A अपनी चाल दुगनी कर दे। A की कोई अपनी चाल होगी X, यदि वह अपनी चाल को दुगनी कर दे, दुगनी करने का मतलब A ही अपना चाल अगर दुगना कर दे, यानी कितना कर दे, 2x कर दे, तो B से 1 घंटा कम समय लेता है। पहले A जो है B से कितना घंटा ज्यादा लेता था, 2 घंटा। A B से, समझिएगा दोस्त, A जो है B से 2 घंटा ज्यादा समय लेता था, लेकिन अगर अपनी चाल को दुगना कर दे तो A जो है B से 1 घंटा कम लेने लगा। पहले 2 घंटा ज्यादा, अब 1 घंटा कम, ये ज्यादा और ये कम, इसके बीच के समय का अंतर कितने घंटा, 3 घंटा। तो आप डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, आपको पढ़ाया गया है दोस्त, डिस्टेंस इक्वल टू दोनों के चाल का गुणनफल, यानी x और 2x है तो x इंटू 2x और डिवाइडेड बाई दोनों के चाल का अंतर, दोनों के चाल का अंतर नीचे लिख देता हूं, यानी 30 इक्वल टू दोनों के चाल का गुणनफल x इंटू 2x और दोनों के चाल का अंतर डिफरेंस, यानी डिफरेंस कितना होगा x और इंटू समय, समय का अंतर होता है। समय का अंतर कितने घंटे का आएगा, 2 घंटा ज्यादा, 2 घंटा ज्यादा अधिक और 1 घंटा कम, इसके बीच के समय का अंतर कितने घंटा, 3 घंटा, यानी इंटू 3 आवर है। तो आप बताइए, यहाँ से x से x कटेगा, यहाँ से 3 से कटेगा, 3 दहा का 30, और ये आपको पता है 10 इक्वल टू ये x इंटू 2, और यहाँ से 2 से घटेगा 5, यानी x का मान कितना आया, 5 आया। तो 5 क्या, किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर आवर, यानी एक की जो चाल है, एक की जो चाल आपका शुरू में था वो 5 किलोमीटर आवर है। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, ए जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आइए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में, क्वेश्चन समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस कि थोड़ा सा आप इसको महसूस नहीं कर पाइएगा तो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो।
एक आदमी धारा के विपरीत, मान लेते हैं कि धारा आपका इधर जा रहा है, धारा मान लेते हैं कि ये आपका नदी, ये आपका नदी है, ये नदी है, ये नदी है, ये धारा की दिशा ये है, और आदमी किधर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है। धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर, 3/4 का मतलब होता है 3/4 किलोमीटर 15 मिनट में, कितने मिनट में, 15 मिनट में नाव खींच सकता है। आपको पता है कि शांत जल में नाव की चाल अगर x है और धारा की चाल क्या है, y है, नाव की चाल x और धारा की चाल क्या है, y, तो अगर ये विपरीत दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में अगर नाव जा रही है तो आप विपरीत दिशा में तब जा पाइएगा जब नाव की चाल क्या होगा, ज्यादा, यानी x का मान ज्यादा होगा। तो यहां पर विपरीत दिशा के केस में x माइनस वाई इसका रिलेटिव स्पीड होगा। x आपको नाव की चाल, x आपको नाव की चाल और y आपको धारा की चाल, और ये विपरीत दिशा के केस में प्लस नहीं माइनस होता है, 10 प्लस नहीं क्या होगा, माइनस होगा। ये आपका चाल है, चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय। दूरी कितना दूरी तय करता है, 3/4 किलोमीटर। 3/4 किलोमीटर का मतलब होता है कि 3/4 किलोमीटर। दूरी बटे में समय, कितना समय लेता है, 15 मिनट, 15 मिनट का समय लेगा, यानी इसमें 15 मिनट से भाग देंगे तो 15 मिनट से जब भाग दीजिएगा तो ये मिनट है और ये किलोमीटर है। मिनट को घंटा में बदलने के लिए आप कितना से भागा दीजिएगा, 15 में कितना से भागा दीजिएगा, 60 से। तो ये 60 कहाँ जाएगा, ऊपर, इसीलिए मैंने 60 को डायरेक्ट ऊपर लिख दिया। अरे 15 मिनट होगा 3/4 किलोमीटर। दूरी, चाल बराबर में, ये चाल है, स्पीड है, चाल बराबर में दूरी बटे में क्या, समय। दूरी कितना है, 3/4, देखो दोस्त यहाँ पे 3/4, और समय कितना, 15, ये मिनट है। इसको जब घंटा में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे, 60 से। तो ये 60 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो इसको लिखिएगा 3/4 अगुने 60 बटे में कितना, 15। इसको ऐसे ही ना लिखिएगा दोस्त, 3/4 और यहाँ पे ऊपर में कितना, 60 बटे में क्या, 15। आप इसको ऐसे लिखिएगा। आपने इसको लिखा, फिर इसको सॉल्व किया, ये आपका किलोमीटर, ये आपका आवर, ये 15 चौका 60, ये 4 से 4 कटेगा, तो x माइनस वाई का वैल्यू आया 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। कीड़ा परेशान कर रहा है दोस्त बहुत सारे, आइए देखिएगा, कोई बात नहीं, यानी 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, उसी दूरी को, यहाँ पे देखिए ये लाइन देखिए, उसी दूरी को, उसी दूरी का मतलब क्या, 3/4 किलोमीटर ही दूरी को वापस तय करने में। अच्छा देखिए, जब वापसी करेगा, एक बार नाव जब धारा के विपरीत जा रहा था तो वापस जब जाएगा तो धारा के क्या जाएगा, दिशा में जाएगा। यही चीज समझना है आपको। तो धारा के दिशा में जाएगा, शांत जल में वापस तय करने में उसे 10 मिनट समय लगते हैं। उसे कितना, अगर धारा के दिशा में जाएगा तो 10 मिनट का समय लगेगा। यानी इस केस में आपको पता है x प्लस वाई, और ये आप लिखिएगा 3/4, फिर वही बात 10 मिनट, और इसको घंटा में बदलेगा, ऊपर में क्या आएगा 60, 10 छक्का 60, और ये आपका कटेगा 2 दूनी के 4 और 2 3 6, 9/2, यानी आपका आएगा 4.5, जिसको आप इसको 9/2 भी लिख सकते हो, 9 में क्या 2 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है शांत जल में चाल का धारा की चाल, ये गलत है, एक वर्ड ज़्यादा लिखा गया, धारा की चाल क्या होगी। अच्छा यहाँ पे चाल नहीं होगा, नाव होगा। नाव का धारा की चाल, नाव एवं धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। अच्छा बोला है कि नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगा, यानी आपको x अनुपात y निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है दोस्त। उसकी शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का क्या अनुपात होगा, नाव की चाल और धारा की चाल। नाव की चाल आपने x माना है। जब भी ऐसे इक्वेशन आते हैं आपको पता है कि x समान निकालना होगा, तो दोनों को जोड़कर आधा, आप मन में करना, आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हो। 4 प्लस 9/2 को जोड़ना होगा, तो 2 चौका 8, 8 9 कितना, अरे 2 चौका 8, 8 9 कितना 17, 17 में कितना 2, यानी 17/2, 17/2, और ये y निकालना होगा। तो इस दोनों के अंतर, तो यहाँ पे अंतर जब निकालेंगे तो बड़ा में से छोटा को, बड़ा कौन है 9/2, और माइनस कितना 4, तो 2 चौका 8 1, ये आपका 1/2 आएगा। यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रहा है क्या दोस्त,
1/2 और इसका अनुपात पूछेगा। कीड़ा तो और परेशान कर रहा है भाई। यहाँ पे 15 मिनट में ये आपका तो 4 आया, सही है, यहाँ तक कैलकुलेशन सही है। ये x + y है और ये x - y है। x समान निकालना होगा तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। तो जब जोड़कर आधा करेंगे तो 2 चौका 8, 8 और 9 17/2 और ये 17/2 आएगा। और y का मान निकालेंगे तो इस दोनों का अंतर ये 4.5 और ये 4, 4.5 और 4 को घटाएंगे, यानी इसको घटाएंगे 9/2 में से, ये बड़ा होगा, 9/2 बड़ा होगा, इसमें से 4 घटाइएगा तो 1/2 आएगा। तो 1/2 अब y का मान आया 1/2 और इसका क्या आधा, सॉरी गलती हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। धारा के विपरीत, अगर मान लेते हैं कि ये आपकी नदी है और इसमें धारा आपका ऐसे जा रहा है, ये आपकी धारा है, और इसके विपरीत जो आदमी नाव खींच सकता है, यानी विपरीत कहने का मतलब ये धारा इधर जा रही है, आदमी इधर जा रहा है, तो नाव खींच सकता है कितना? 3/4 किलोमीटर। 3/4 किलोमीटर यानी 3/4 किलोमीटर की नाव खींच सकता है कितना मिनट में? 15 मिनट में। समय आपका मिनट में है। सबसे पहले इस मिनट वाले समय को किस में बदलेंगे? घंटा में बदलेंगे। खैर वो तो बात की बात है। आपने माना कि शांत जल में नाव की चाल आपका x है। शांत जल में नाव की चाल, आपने नाव की चाल को मान लिया x km/h और धारा की चाल को माना y km/h। अब क्वेश्चन में बोला कि धारा के विपरीत, और आपको पता है कि जब धारा के विपरीत कोई आदमी जाएगा तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वह होगा x - y km/h। और ये चाल है, रिलेटिव चाल है। चाल बराबर में दूरी बटे में समय, और दूरी कितना है? 3/4 और समय कितना है? 15 मिनट। आपको पता है कि 3/4 में जब 15 मिनट से भाग देंगे तो ये किलोमीटर और ये मिनट को जब घंटा में बदलिएगा तो 60 से भागा दीजिएगा। 60 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 60 ऊपर जाएगा, नीचे आपका आएगा 15 और ये 15 से कटेगा 15 चौका 60, ये 4 से 4 कटेगा तो ये आपका आएगा दोस्त, ये आपके आएंगे यहाँ पर 3 km/h। इक्वेशन नंबर 1, ये आपका रिलेटिव स्पीड है। अब बोला है कि उतना ही दूरी कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि उतना ही दूरी, उसी दूरी को मतलब 3/4 को ही वापस तय करने में। अब सोचिए वापस अब आना है, एक बार धारा के विपरीत गया, अब वापस आएगा तो धारा के साथ आएगा। तो जब वापस आएगा दोस्त धारा के साथ आएगा तो उसका रिलेटिव स्पीड होगा x + y, और ये x + y जब आएगा तो चाल बराबर में दूरी बटे में समय। दूरी कितना है? उतना ही, यानी 3/4 है। और समय कितना? मैंने समय के बारे में बताया, समय नीचे होगा और नीचे कितना? 10 मिनट, और इस मिनट को घंटा में बदलने के लिए किससे गुना? 60 से भागा देंगे जो कि ऊपर चला जाएगा दोस्त। ये 10 से घटेगा 6 और ये आपका 2 दूनी के 4 और 2 3 6, ये 9/2 km/h। आपसे पूछा है कि उसकी शांत जल में, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उसकी शांत जल में नाव की चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात होगा? धारा की चाल, यानी धारा की चाल को आपने y माना है और नाव की चाल को क्या माना है? x माना है। शांत जल एकदम शांत है, यानी x और y का मान निकालना है। जब इससे आप x और y का मान निकालिएगा तो x का मान निकालना होगा तो दोनों को जोड़कर आधा। तो आप सोचिए 3 और 9/2 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 2 3 6, 9 6 कितना? 15/2, और 15/2 का जब आधा कीजिएगा दोस्त तो 15/4 km/h। उसी तरह से y का मान निकालिएगा तो इस दोनों का अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो 9/2 आपका बड़ा है और इसमें से 3 को घटाएंगे तो 9/2 - 3 को घटाएंगे तो 2 3 6 6, 9 में से 6 घटाएंगे कितना? 3/2, और इसका आधा 3 में कितना? 4 km/h। अब इसका जब रेशियो की बात करेंगे, इसके रेशियो की बात करेंगे दोस्त, इसके रेशियो की बात करेंगे तो आपको क्वेश्चन में बोला है नाव की चाल एवं धारा की चाल। पहले नाव बोला है तो नाव की चाल कितना है? x है दोस्त। तो यहाँ पे 15/4
4 रेशियो आपको 3/4, ये 4 से 4 घटा 3 से 3 5 15, यानी 5:1। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको उतार लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 3200 रुपये। अच्छा, 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से, 3200 रुपये कोई मूलधन है, राशि है। 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से रेट आपको दिया है। रेट आपको कितना दिया है? 5%। और आपको वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज यानी एसआई निकालना है, और एसआई तो आप लोग जानते हैं P इंटू R इंटू T/100, ये आपका होता है एसआई। आइए दोस्त इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपको रेट आपको दिया था 5%, ठीक है। समय मेन इसका समय है, तो 4 अप्रैल 2012 से 16 जून तक, यानी 4 अप्रैल से जब बोलेगा ना तो 4 अप्रैल नहीं लेना है, यानी 4 अप्रैल के बाद अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? 30 दिन। आपको पता होगा, आप लोग ऐसे गिनना जानते हैं, जनवरी फरवरी, जो गड्ढा में फरवरी मार्च अप्रैल, जब ये गड्ढा में है तो वो 30 दिन का होगा, और ये 30 दिन का है, और उसमें से 4 अप्रैल से बोला है, 4 अप्रैल हटा देंगे दोस्त, यानी 4 अप्रैल जब हटाएंगे तो अब 30 में से जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 26, यानी 26 दिन अप्रैल महीना में। पूरा मई महीना 31 दिन का होता है, तो ये 31 दिन आप प्लस 16 जून तक बोला है, यानी 16 जून में कितना दिन? 16 दिन। ये टोटल को जोड़िएगा तो 6 1 7 7 6 13 की 3 हाथ में लगा 1 और 3 कितना? 4 और 2 6 और 1 कितना? 7, 73 दिन। और 73 दिन है, इसको साल में बदलिएगा तो 365 से भाग दीजिएगा। वैसे आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, आपको याद होना चाहिए 73 दिन बराबर में डायरेक्ट याद रखिएगा, इसमें जब 365 से भागा दीजिएगा तो कटेगा 1/5 साल। और इसी का डबल जब कीजिएगा तो 2 3 6 2 7 14 146 दिन आएगा। तो इधर भी आप डबल करोगे और ये आएगा 2/5 कितना? 5 साल। तो ये याद होना चाहिए, 73 का आपका एक स्टैंडर्ड डाटा है, 73 दिन में 1/5 साल, इसका डबल 146 दिन में 2/5 साल। ये याद रहेगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा दोस्त। तो यहाँ पे आपने समय को निकाल लिया, 1/में कितना? 5 साल, 1/5 साल। आपसे पूछा है कि ब्याज क्या होगा? एसआई निकालना है। एसआई इक्वल टू पी के जगह पे कितना? 3200 रुपया, आर के जगह पे कितना? 5 साल, और यहाँ पे आर के जगह पे 5% और समय के जगह पे 1/5 साल। तो 1/5 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, और नीचे क्या है? 100। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, यानी कितना रुपया? 32 रुपया। ये आपका आंसर जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 12.5% प्रति वर्ष 12.5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है, यानी 12.5%। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रेट दिया रहे तो उसको पहले परसेंट में दिया है, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 12.5% का वैल्यू आएगा 1/8। और मैं आपको हमेशा समझाते रहता हूं कि सीआई और एसआई का मेन हीरो आपका रेट होता है, और जब उस रेट को फ्रैक्शन में बदलेगा तो जो नीचे होगा वो आपका प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। यानी एक साल का मूलधन आपका 8 है, और उस पर 1 साल का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। आपको बोला है समय कितने साल? 2 साल। जब भी सीआई का क्वेश्चन रहा है और समय 2 साल दे तो 8 के पावर में ये मूलधन 8 नहीं, 8 का स्क्वायर होगा, तो 8 के पावर में 2 कितना आएगा? 64। यानी आपने मूलधन को लिखा, मूलधन आपको समय 2 साल था तो 8 के पावर में 2, और समय 3 साल होता तो 8 के पावर में कितना? 3। यहाँ पे आपने 2 लाइन खींचा, ये पहले साल, ये फर्स्ट ईयर, और ये आपका सेकेंड ईयर। आपको पता है कि रेट यहाँ 64 रुपया आपका मूलधन है, इस पर 1/8 की दर से पहले साल, और रेट चूंकि समान तो दूसरे साल भी 1/8। तो 64 का 1/8 कितना आएगा? 8। 64 का 1/8 कितना आएगा? 8। यानी पहले साल 64 पर 1/8 की दर से जब मूलधन पर किसी दर से कोई ब्याज मिलता है तो उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। यानी यह पहले साल का साधारण ब्याज है और ये दूसरे साल का साधारण ब्याज है। यानी आपको दोनों सालों का ऐसा ही मालूम हो गया, ये 8 और 8। लेकिन अब यहाँ पे सीआई की बात करना है। पहले साल के पहले कोई ब्याज नहीं था, तो
तो CI चक्रवृद्धि ब्याज उसी को बोलते हैं जो ब्याज पर ब्याज मिलने लगे तो उसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं दोस्त। तो 8 के पहले कोई ब्याज नहीं था तो आपने इस पर कोई ब्याज नहीं लगा। दूसरे साल के पहले कौन सा ब्याज है? 8। इस पर किस दर से बोले दोस्त? 1/8 की दर से। तो 8 का 1/8 कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसको आपने ऐसे किया, ये जो पूरा डब्बा होता है, ये पूरा डब्बा, मेरी इस डब्बे को देखना, इसी को बोलेंगे CI। ये तो 1/8 इसका दर है, यानी टोटल CI कितना? 8 और 8 16 और ये कितना? 17। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 17 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन आपके प्रश्न में दिया है टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये मिलता है। 510 रुपया। आप बताइए 17 यूनिट का मान 510 रुपया, तो 1 यूनिट का मान आएगा 17 से कटेगा ये 30, 1 यूनिट का मान 30 रुपया आया। तो आपसे पूछा है उसी अवधि मतलब 2 साल का ही आपको साधारण ब्याज पूछा है, तो 8 और 8 कितना? 16 यूनिट, यानी साधारण ब्याज 16 यूनिट आया और 1 यूनिट का मान 30 रुपया है, तो 16 यूनिट का मान 16 गुने 30 यानी 480 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका मेंसुरेशन से है। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मैंने एक आयत बनाया और इसके विकर्ण के बारे में बोला है कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, मैंने लिख दिया है। तथा यह आयत की लंबाई का दुगुना है। यह आयत की लंबाई का दुगुना है। कौन दुगुना है? विकर्ण। तो जब विकर्ण दुगुना है तो इसकी लंबाई क्या होगा? आधा होगा, यानी इसकी लंबाई कितना? 5 होगा। अब इस आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुनी चौड़ाई। लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम नहीं है, तो आप बताओ यह आपको आयत में आपको ये प्रॉपर्टी मालूम होगा, ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज बना, तो ये 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और ये आपका आधार है तो ये निकालना होगा। तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर कितना? 100 माइनस 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 100 में से 25 जाएगा 75, और 75 का वर्गमूल कितना आएगा? 5√3। क्योंकि 75 को लिखने का तरीका 25 गुने 3 और 25 का वर्गमूल आएगा 5, यानी 5√3, ये आपका सेंटीमीटर। देखिए मतलब इससे नहीं सर, आप बोलिएगा सर इसकी लंबाई 5 है और इसकी चौड़ाई 5√3 हो गया, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन में बोला है तो मैं वैसे किया, इसकी लंबाई कम चौड़ाई ज़्यादा होगा। तो आपसे पूछा है कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई कितना? 5 और इसकी चौड़ाई कितना? 5√3 है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 5 5 है कितना? 25 और √3। अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 जो है देखिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि हाँ एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें समय बहुत कम लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो आपका और आसान हो जाएगा। बहाव एक 45 मीटर चौड़ी तथा इतना मीटर गहरी नदी का बहाव, यानी नदी आपकी चौड़ी है 45 मीटर और गहरा कितना है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर आपको गहरा है, और बोला है कि बहाव 3.6 किलोमीटर पर आवर है। इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता होगा? बहाव का मतलब उसका जो स्पीड है, उसका रेट है, वो आपका 3.6 किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले इस यहाँ पे ये मीटर में है और यहाँ पे मीटर में है, और ऑप्शन में मिनट में दिया है, ऑप्शन मिनट में दिया है कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता होगा। अच्छा, समुद्र में कितना पानी प्रति मिनट गिरता होगा, यानी यहाँ पे प्रति मिनट दिया हुआ है, यानी 1 मिनट में कितना गिरता होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले बहाव को मीटर प्रति मिनट बदल देंगे। तो यहाँ पे आपने लिखा बहाव, अब बहाव आपका था 3.6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि ऊपर में किलोमीटर, नीचे में क्या है? आवर है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको पता है दोस्त 1000 से गुना करते हैं, तो ऊपर में कितना से गुना करेंगे? 1000 से। 1000 से गुना किए, और जब आवर को मिनट में बदलेंगे, आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट? 60, तो नीचे कितना से? 60 से। अब देखिएगा 1 0 से 1 0 कटा, ये 6 से, ये डेसिमल है तो 1 अंक के बाद डेसिमल है तो नीचे क्या आएगा? 10 आएगा। ये 0 से 0 कटा, अब यहाँ पे 6 से कटेगा, 6 6 का 36, 6 10 का क्या? 60। 60 मीटर प्रति मिनट, यानी 60 मीटर अब प्रति मिनट,
यानी 60 मीटर प्रति मिनट। आपसे पूछा है कि समुद्र में कितना पानी गिरता होगा, समुद्र पर पानी कितना गिरेगा, तो आपको पता है कि जो पानी जो गिरेगा वो किसके बराबर होगा, ये आपका चौड़ा है, ये आपका गहरा है और ये आपका बहाव है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही पानी उसमें गिरेगा। ये वॉल्यूम निकालना है, यानी वॉल्यूम जो बनेगा यहाँ पे एक तरह से घनाभ बनता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ पे लंबाई का काम करेगा ये 45 मीटर, यहाँ पे गहराई का काम करेगा 2.5 मीटर, और यहाँ पे ये चौड़ाई का काम कर रहा है, ये आपका गहराई का काम कर रहा है, और जो इसका स्पीड है प्रति मिनट वो इसके लंबाई का काम करेगा, यानी उतना पानी उसमें गिरेगा। यानी आप यहाँ पे लिखोगे 45 गुने 2.5 गुने आपको 60 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रति मिनट बोला है तो सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डेसिमल हटेगा, नीचे आपका 10 आएगा, 0 से 0 कटेगा, 25 छक्का 150, यानी 45 इंटू 150, 15 से गुना करेंगे, 15 5 75 की 5 7, 15 चौका 60, 60 और 7 67, 150, यानी 6750 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आइए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अरे वाह, ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। 3x² + 5x - 7 = 0। यानी आपको पता है 3x² बचपन में भी पढ़े थे, 5x - 7 = क्या है, 0। और आपसे पूछा है अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, मूल का मतलब होता है रूट्स, यानी इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो आपसे पूछा है 1/α अब प्लस 1/बीटा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये अल्फा और बीटा का ऐसे में आएगा अल्फा बीटा, ऊपर में आएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी ऊपर में आएगा मूलों का योग और नीचे आएगा मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, बी किसको बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं। तो b का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, तो 5/a उसको बोलते हैं जो x² का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, a -b/a, और अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल c/a, और c का काम यहाँ पे -7 किया और a का काम 3 किया, 3 से 3 कटा, माइनस माइनस कटा, तो आंसर जाएगा 5/7। ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन आपका ट्रिगो से है। sin θ = √3/2। देखिए sin θ = √3/2 और cosec θ + cot θ का मान पूछा है। तो अब इसमें cosec का मान मत निकालिएगा, आप यहाँ से स्मार्ट स्टूडेंट है। sin θ का मान जैसे √3/2 देखें, आप तुरंत बोलेगा कि sin कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो sin 60 का मान होता है, sin 60 का। sin से sin यहाँ पे कटता नहीं है, ये sin उधर जाता है तो इन्वर्स होता है, और उसी इन्वर्स से जब sin इन्वर्स थीटा होता है तो sin से sin हट जाता है, तो थीटा का मान आएगा 60। लेकिन हम लोग कंपटीशन में डायरेक्ट बोलते हैं कि ये और ये कट गया, तो थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री, और थीटा का मान 60 डिग्री, तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे cosec थीटा, यानी cosec 60 का मान। तो cosec जो होता है वो sin का उल्टा होता है, sin 60 का मान आपका √3/2 है, तो cosec 60 का मान 2/√3 होगा, माइनस की प्लस cot 60, क्योंकि cot 60 जो होता है वो tan का उल्टा होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो cot 60 का मान होगा 1/√3, तो यहाँ पे आएगा 1/√3। यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3 और √3 का LCM √3 होगा, ये ऊपर में 2 + 1 कितना 3, और देखिए जब इसका परमीकरण कीजिएगा तो ऊपर में √3 और नीचे में √3, तो ये आएगा 3√3, और ये आपका √3 गुने √3 क्या 3, ये कटेगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। यदि दी गई आकृति x के किस मान के लिए L पैरेलल टू M होगा, यानी यह और यह पैरेलल है, और जब दो समानांतर रेखाएं हो, ध्यान से देखिए, जब दो समानांतर रेखा हो और इसको जब तीसरी रेखा काटे तो इस एंगल और इस एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा दोस्त। तो 3x आप प्लस आपका 5 आप प्लस आपका 4x और इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 के। तो आप यहाँ पे देखिए 3x और 4x जुड़ेगा तो कितना 7x, और जब 5 जब उधर माइनस होगा तो 175 जाएगा, और ये 7 से कटेगा, यानी x का मान 7 दूनी के 14, 3 7 5 35, x का मान कितना 25 डिग्री, और ऑप्शन नंबर ए, x का मान 25 डिग्री आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आया। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा आराम से स्मूथली समझा रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेन एकदम तेजी से चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, दी गई आकृति बी ए सी में ये आपका 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। एंगल ए सी बी 90 डिग्री है, ए सी बी ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है भाई, आपसे पूछा है बी ई डी, अच्छा बी ई डी ये आपको 100 डिग्री दिया है। आपसे पूछा है बी डी ई का मान, बी डी ई ये एंगल पूछा है। सोचिए दोस्त, आप थोड़ा सा महसूस करना, आप यहाँ पर देखिए दोस्त, ये आपका ये ट्रायंगल है, इसमें यह एंगल आपका कितना है 100 है, ये एंगल निकालना है। इसमें ये एंगल मालूम होता तो आपका काम चल जाता। आप इस फिगर को देखिएगा, इस फिगर को देखिए, ये आपका कुछ ऐसे फिगर है, ऐसे फिगर, ये आपका 40 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो बताइए 90 और 40 कितना 130, तो ये कितना होगा 50। अरे भाई इस त्रिभुज में इस तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा 50 होगा, यानी यह एंगल आपका कितना हो गया 50। अच्छा बताइए 50 है, अगर आप इस त्रिभुज को देखिएगा, इस त्रिभुज को आप देखिएगा तो ये आपका 100 है और ये कितना है 50, तो 100 और 50 150, तो इस एंगल का मान कितना आएगा 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। इस त्रिभुज में जब देखेंगे तो इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा क्या जाएगा बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आइए देखें। अरे वाह, ये आपका एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। किसी समलंब चतुर्भुज ABCD की असमानांतर भुजाओं AD तथा BC के मध्य बिंदु क्रमशः E तथा F है। अब देखिए समलंब चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा इसमें दिक्कत होते हैं कि सर हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एडुटेरिया ने हिंदी में ही क्वेश्चन दिया था, मैं उसको बीच बीच में जो कंफ्यूजिंग वर्ड होंगे उसको मैं बोलते चलूँगा। समलंब का मतलब होता है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम में समलंब चतुर्भुज में आपको पता है कि इसमें एक पेयर, एक जोड़ा आपका समानांतर होता है और एक जोड़ा आपके असमानांतर होते हैं, यानी अनपैरेलल होते हैं। और बोला ABCD, आपने इसका नाम दे दिया A B और क्या C और D। बोला AD तथा BC के मध्य बिंदु, अच्छा सॉरी, यानी यहाँ पे ऐसे नाम नहीं था, बोला था A B और C और क्या D। AD तथा BC के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, और इसका BC का मध्य बिंदु आपका क्या है क्रमशः E तथा F है। क्रमशः का मतलब आपका पहले AD नाम दिया है, तो यहाँ पे E होगा और यहाँ पे क्या होगा F होगा, इसके मध्य बिंदु। और जब मध्य बिंदु को मिलाएगा तो ये जो लाइन होगा आपका EF का मान क्या होगा, आप लोग को मैंने पढ़ाया था ज्योमेट्री में, याद कीजिएगा, अपने नोट्स को खोल कर देखिएगा। मैंने बताया था कि जो भी ये समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम के असमानांतर भुजा के मध्य बिंदु इसको और इसको मिलाया जाएगा, तो ये मध्य बिंदु से को मिलाने से जो रेखा बनेगा, जो इसकी लंबाई होगा, ये लंबाई हमेशा इसके समानांतर भुजाओं के योग का आधा होगा, सम का आधा होगा, यानी AB आप प्लस CD और इसके सम का क्या होगा आधा, यानी AB प्लस CD के सम का आधा होगा, न कि आपका चौथाई होगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा A जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 आपका लॉग का क्वेश्चन है। ये लॉग 25 और इसके 125 और ये 25 है, ये माइनस लॉग ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसको अलग अलग तोड़ दो। 125 और नीचे आपका जाएगा लॉग कितना 25 माइनस लॉग कितना 4 और नीचे आपका जाएगा लॉग कितना 8। दोनों का बेस समान करने की कोशिश। 125 को लिखने का तरीका 5 के टर्म में, 5 के पावर में कितना 3, तो लॉग 5 के पावर में 3, और इसको लिखने का तरीका लॉग 5 के पावर में 2 माइनस लॉग, इसका भी बेस समान करने की कोशिश कीजिए। लॉग 2 के पावर में कितना 2, और यहाँ पे लॉग यहाँ पे 2 के पावर में कितना 3। ये आपको पता है कि यहाँ पे आपको ये 100% पता होगा कि जब दोनों का बेस समान हो गया तो ये आपका हट गया, ये आपका हट गया, तो ये बचेगा 3/2 माइनस 2/3। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा दोस्त 6 होगा। ये 3 का 9 माइनस, थोड़ा सा कैलकुलेशन, यहाँ पे 3 का 9 और ये 4, यानी 9 में से 4 जाएगा आपका 5/6, 5/6 जाएगा। कोई ऑप्शन में नहीं है दोस्त,
यहाँ पे कहीं तो गलती भी नहीं हुआ है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं। गलती होने का मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, यानी यहाँ पे log 125 कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, यानी किसी ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा दोस्त। यानी हो सकता है कि यहाँ पे 5/8 ना होकर 5/6 होगा, कोई ना कोई आपका टाइपिंग मिस्टेक है। मैं देख लेता हूँ कि टाइपिंग मिस्टेक क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है। 1 मिनट दोस्त। क्वेश्चन लॉग वाला क्वेश्चन कहाँ गया भाई? लॉग के क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुए हैं। टाइपिस्ट लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है दोस्त। 1 मिनट देख लेता हूँ। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त। यहाँ पे 5/8 नहीं होगा, ओरिजिनल क्वेश्चन में 5/6 ऑप्शन में है, यानी 5/6 ऑप्शन में है दोस्त। इसका आंसर 5/6 हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है जिसको सुधारना जरूरी था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 5/6 हो जाएगा। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देखा जाए। 4 क्रमागत सम संख्या। अब यहाँ पे 4 क्रमागत सम संख्या बोला है, आपको 5 नहीं बोला है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। आपको पता है कि औसत का मतलब होता है बीचों बीच, और जब 4 लोगों में, अच्छा बताइए 2 लोगों में बीचों बीच पूछेगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसके बीचों बीच जब कोई बोलेगा, आपको बोलेगा कि इसके बीचों बीच की संख्या बताइए, इसके बीचों बीच में बैठाइए, तो आप कहाँ बैठाओगे? इसके बीचों बीच बैठाओगे। और लेकिन 3 आपको अंक दे देगा और उसमें बीचों बीच बोलेगा तो आप बताना आसान है। यानी जब भी विषम संख्या देकर और उसमें विषम संख्या कहने का मतलब अगर 3 गो में आपको बीचों बीच बोला जाएगा तो आप इसको बोलोगे, लेकिन 2 गो में बीचों बीच पूछेगा तो ना आप इसको और ना इसको, इसके बीच में बोलिएगा। तो आप बताओ 4 क्रमागत सम संख्याओं का ये सम संख्या है और इसका औसत 27 है, तो औसत का मतलब होता है बीचों बीच, ठीक बीचों बीच। तो न ये होगा न ये होगा, इसके बीच ये होगा, और इसका मान कितना है? 27 है। औसत 27 है। तो आपको पता है कि सम संख्या है, तो इसके बाद की सम संख्या क्या आएगा? आपका 28 आएगा, और इससे पहले की सम संख्या क्या आएगा? 26 आएगा। आपसे पूछा है सबसे छोटी सम संख्या, तो 27 के जस्ट पहले आपका ये 26 है, लेकिन सबसे छोटी पूछा है तो इसके जस्ट पहले कितना आएगा? 24। आपका आंसर जाएगा 24। बिना बढ़ाए बिना पेन चलाए इसका आंसर दे सकते थे 24। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। x प्लस 1/x इक्वल टू √3, और आपसे पूछा है x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? इसका मान पूछा है। आपको पता है इसका कंसेप्ट कि x प्लस 1/x इक्वल टू a होगा, और x³ प्लस 1/x³ पूछेगा तो आप इसको लिखते हैं, कंसेप्ट मालूम है दोस्त, a³ माइनस 3a, a³ माइनस 3a। अब तो यहाँ पर x प्लस 1/x, a का काम कौन कर रहा है? √3। तो इसका मान पूछा है तो a³ का मतलब √3 का क्यूब, तो √3 का क्यूब कहने का मतलब छोटू समझिएगा, यानी √3 का क्यूब कहने का मतलब है कि इसको 3 बार गुना करना है। तो √3 को जब 3 बार गुना कीजिएगा तो आप लोग आता है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि √3 और √3 को गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, और 3√3 यानी यहाँ पे लिखिएगा 3√3 और माइनस 3 इंटू a के जगह पर √3 है, और ये माइनस होगा क्या जाएगा? 0, यानी इसके आंसर जाएंगे a। आप वैसे भी इसके मेन कॉन्सेप्ट को जानिएगा। ये तो आपका हो गया कॉन्सेप्ट। इसको ये लॉजिक को जानिए कि x प्लस 1/x का मान अगर √3 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान हमेशा आपका 0 होगा। ये आपको जानना पड़ेगा। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 25। अब इसके आगे शायद क्वेश्चन नहीं होगा, 25 ही क्वेश्चन का सेट था, 25 क्वेश्चन का सेट था। मैंने इस 25 क्वेश्चन का डिस्कशन दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से देखिएगा, और अपने जो भी नोटबुक होगा, जो भी डाउट होगा, उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, और रिवीजन करते समय आपको उसी क्वेश्चन को देखना पड़ेगा जहां पे आपको डाउट था। दोस्त आप लोग बेस्ट कीजिए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कहता हूं कि जब आप लोग रेगुलर सेट बनाइएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपको डर लगता होगा, शुरू में सेट बनाने के लिए, सेट बनाने में डर लगेगा। आप बनाइए, हिम्मत जुटा के बनाइए और इसका सॉल्यूशन लीजिए, और एक समय आएगा जब आपको सेट से इतना लगाव हो जाएगा कि आप खोजिएगा कि मैथ का क्वेश्चन कहाँ पे है। दोस्त
चलिए दोस्त, ऑल द बेस्ट, आप लोग खूब बढ़िया कीजिए। तब तक के लिए, जब अगले वीडियो के लिए फिर हम लोग आएंगे, कल इसका चूंकि रेगुलर सीरीज चल रहा है तो कल इसका तीसरा वीडियो आएगा, वॉल्यूम 1 का सेट 3 का वीडियो आएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।